हेलो एवरीवन, टॉप 5000 आरआरबी एनटीपीसी के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में आरआरबी के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आज हम लोग प्रियम्बल और सिटीजनशिप टॉपिक को कवर करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम लोग पॉलिटी के 6 पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर प्रोविजंस इंक्लूडेड रिगार्डिंग द सिटीजनशिप्स राइट ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुल व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं? मतलब वैसे नागरिक जो भारत से बाहर रहते हैं, ठीक है, तो उनका है वो भारतीय लेकिन वह भारत से बाहर रहते हैं, तो उससे जुड़े हुए नागरिकता के प्रावधानों का वर्णन आर्टिकल 8 में किया गया है। आर्टिकल 8 में उन भारतीयों के नागरिकता संबंधित अधिकार, खासकर जिनके माता पिता भारतीय रहे हों, माता पिता भारतीय रहे हों। दूसरे शब्दों में समझें अगर, तो उनका जन्म भारत में हुआ और वह विदेश चले गए रहने के लिए, तो उनके नागरिकता के अधिकारों का वर्णन आर्टिकल 8 में किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर है। विच जजमेंट इस्टेब्लिश द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, मूल संरचना का सिद्धांत। ऑप्शन है इंदिरा साहनी विवाद, शंकरी प्रसाद विवाद, गोलकनाथ विवाद या केशवानंद भारती विवाद। तो इसका राइट आंसर है केशवानंद भारती विवाद बनाम यह जो वर्सेस केस था यह केरल राज्य के मामले में था। केरल राज्य के मामले में एक क्वेश्चन में यह सवाल पूछा गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की इस केस में क्या हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय के 13 जज की एक पीठ बनी थी। पीठ ने कहा कि संविधान के मूल ढांचे में क्षति पहुंचाए बिना संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन जो मूल ढांचा का सिद्धांत है, मूल ढांचा का सिद्धांत, उसमें संशोधन नहीं हो सकता है। यानी जो संविधान का मूल ढांचा है, अब इसमें बताया गया है कि मूल ढांचा में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो पहला है, मुख्य रूप से 3 है इसमें। पहला है संविधान की सर्वोच्चता जो कि मूल ढांचा के अंतर्गत पाया जाता है। सेकंड है शक्तियों का बंटवारा, शक्ति का बंटवारा, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का, ठीक है। एंड थर्ड है राष्ट्र की एकता और अखंडता, तो इसी केस में केशवानंद भारती विवाद में यह मूल ढांचे के सिद्धांत को वर्णित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, डी इसका राइट आंसर है। यह केस 1973 में हुआ था, ठीक है। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्राउड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर था केशवानंद भारती विवाद। By which constitutional amendment where the word sovereign democratic republic changed to sovereign secular democratic republic and unity of the nation changed to unity and integrity of the nation? भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों को बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया और राष्ट्र की एकता शब्दों को बदलकर
राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। अब आपको मैं बता रहा हूँ, आपको इस लाइन को याद रखना है। सवाल यह भी पूछा जाता है कि इसमें अखंडता शब्द जोड़ा गया और इसमें संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द को बदलकर समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य किया गया। तो यह 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, यह 1976 में हुआ था, जिसमें 3 शब्दों का समावेश किया गया, 3 शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, 3 शब्द कौन कौन से थे? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, और तीसरा शब्द क्या था? राष्ट्र की एकता और अखंडता। पहले एकता था, अब अखंडता जोड़ा गया। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया बी, 42वां संविधान संशोधन। In the preamble of the Indian Constitution, the word means an elected head of the state. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द का अर्थ है राज्य के निर्वाचित प्रमुख से। यानी किस शब्द का अर्थ है कि राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है? ऑप्शन है सोवरेन, रिपब्लिक, समाजवादी या डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक। तो हमारे संविधान में एक वर्ड है गणराज्य। गणराज्य का जो अर्थ होता है वह राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। राज्य का निर्वाचित प्रमुख जो होता है वह एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, यानी उसका पद जो है वह वंशानुगत नहीं है। उसका पद वंशानुगत नहीं है। तो मुख्य रूप से यही दर्शाना है कि गणराज्य में उसे निर्वाचित किया जाएगा, उसका पद वंशानुगत नहीं होगा। तो राइट आंसर हो गया बी। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वेयर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जोड़ा गया था। याद रखिएगा, यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा से हुआ था। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा से हुआ था। इसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया। तो वैसे भी हम इस क्वेश्चंस को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व इसके आदर्श फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं, यानी यह फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, जिसका नारा था, फ्रांस की क्रांति का नारा था क्या है? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, जो कि भारतीय संविधान के अब जो मूल्य हैं उसके आधार है। तो यह जो तो वर्ड जो था यह फ्रांस की क्रांति में यूज किया गया था। फ्रेंच में है लिबर्टे, इगलाइट और फ्रेटर्निटे। मानवीय गरिमा और लोकतांत्रिक स्वरूप का यह आधार स्तंभ है। लोकतांत्रिक स्वरूप का आधार है। ठीक है, तो यह ए इसका राइट आंसर है, फ्रांस। अगला सवाल है द फ्रेज वी द पीपल ऑफ इंडिया इज यूज्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे भारत के लोग, हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्व, मौलिक आधार, नागरिकता
या संविधान की प्रस्तावना। तो यह वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, ठीक है, जो कि यह स्पष्ट करता है कि संविधान की जो शक्ति है, संविधान की शक्ति जो है वह जनता में निहित है, ठीक है। द फ्रेज वी द पीपल ऑफ इंडिया इज यूज्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। ऑप्शन है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक सिद्धांत, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, सिटीजनशिप नागरिकता, प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना। तो हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया, यह वाक्यांश जो है वह संविधान की प्रस्तावना का शुरुआती अंश है, यानी प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होता है, जो कि स्पष्ट करता है कि संविधान की जो शक्ति है, संविधान की शक्ति वह जनता से प्राप्त होती है। शक्ति का स्रोत जनता है, जो कि भारत के लोकतांत्रिक आधार का जो मूल स्तंभ होता है वह मूल स्तंभ कहलाता है। तो डी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट रिटन इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। ऑप्शन है संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक या साम्यवादी। तो आपने देखा साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर है। लोकतांत्रिक, समाजवादी और गणराज, यह तीनों, लोकतांत्रिक, समाजवादी और संप्रभु, ठीक है, यह तीनों शब्द एक मिश्रित और संसदीय लोकतंत्र का पालन करते हैं। मिश्रित और संसदीय लोकतंत्र का पालन करते हैं और इसका उल्लेख हमारे संविधान के अंतर्गत है, लोकतंत्र का पालन करते हैं। तो राइट आंसर हो गया डी साम्यवादी। द स्टेटमेंट द प्रियम्बल रिफ्लेक्ट द आइडियल्स एंड एस्पायरेशन ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू विच पार्ट, संविधान की प्रस्तावना इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाती है, यह कथन किस भाग से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या आपातकालीन उपबंध। तो इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना। जो हमारी प्रस्तावना है इसका जो थीम है वह संविधान के निर्माताओं के लक्ष्य और आदर्शों को प्रतिबिंबित करता है, लक्ष्य और आदर्शों को दर्शाता है। इसे की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी संविधान का कुंजी, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया ए प्रस्तावना। द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रियम्बल डज नॉट इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज का अर्थ निम्नलिखित में से कौन इंगित नहीं करता है। ऑप्शन है राज का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड टर्म, ठीक है, तो यह सही है। पॉलिटिकल सोवरेंटी लाई विद द पीपल, राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है, यह भी सही है। एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लासेस, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, ठीक है। और डी है देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्राध्यक्ष एक वंशानुगत राजा होता है। तो राइट आंसर है डी, गणराज शब्द का जो अर्थ होता है यह नहीं होता है। गणराज शब्द में क्या होता है, तो इसमें राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, यानी ऑल ऑफ थ्री इज करेक्ट एंड डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है, ठीक है। अगला सवाल, द वर्ड रिपब्लिक यूज इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिग्निफाइज व्हाट, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा गणतंत्र शब्द का जो मेन अर्थ है वह
राज्य का एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाना। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है, यानी बी इसका राइट आंसर है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक लॉज रिगार्डिंग एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है? ठीक है, ऑप्शन है आर्टिकल 12, आर्टिकल 7, आर्टिकल 10 या आर्टिकल 11। तो इसका राइट आंसर होगा डी आर्टिकल 11, जिसके अंतर्गत संसद को नागरिकता कानून बनाने की पूर्ण शक्ति देता है। नागरिकता कानून बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 11 नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के लिए नियम तय करती है, जो कि 1950 के बाद के नागरिकता कानूनों का आधार है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया डी, यानी आर्टिकल 11। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव पार्लियामेंट द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को कानून के द्वारा नागरिकता अधिकार को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो गया आर्टिकल 11। अभी पढ़ा हम लोगों ने आर्टिकल 11। According to the Citizenship Amendment Act 2019, which of the following communities can apply for Indian citizenship after only 6 years of residence? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय केवल 6 वर्ष के निवास के बाद ही भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है? ऑप्शन है नेपाल से आए बौद्ध, पाकिस्तान से आए पारसी, म्यांमार से आए हिंदू या श्रीलंका से आए ईसाई। तो आपको याद होगा CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के प्रावधानों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक, जिसमें पारसी, हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन और ईसाई, इन सभी को इसमें शामिल किया गया था। सिर्फ मुस्लिमों को इसमें शामिल नहीं किया गया था, जिसके लिए यह विवाद हुआ था, जिसमें भारत की निवास की अवधि, इन लोगों को भारत में 11 वर्ष पहले निवास करना था, इसे घटाकर 5 से 6 वर्ष, यानी कोई भी नागरिक जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का अल्पसंख्यक है, वह 5 से 6 वर्ष तक भारत में रहकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता था। यह नियम पहले 11 वर्ष था, तो उसे घटाकर 5 से 6 वर्ष कर दिया गया है। तो राइट आंसर होगा बी, पाकिस्तान से आए पारसी। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया था? CAA पारित अनुच्छेद 11 के तहत किया गया था। यह सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। CAA 2019 में अनुच्छेद 11 के शक्तियों का प्रयोग किया गया था, जिसमें संसद को नागरिकता से संबंधित अधिकारों में परिवर्तन करने का अधिकार है। तो राइट आंसर हो गया ए। अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट 1955, इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड इन हाउ मेनी वेज? मैंने बोला था कि आगे के सवाल में नागरिकता अधिनियम के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है। तो याद रखिएगा, मुख्य रूप से 5 तरीके हैं। 5 में कौन कौन से हैं? तो पहला है जन्म से, जन्म, वंश, पंजीकरण के द्वारा,
प्राकृतिकरण के द्वारा, प्राकृतिकरण के द्वारा, और पांचवा है किसी भी क्षेत्र को मिला देने के द्वारा, क्षेत्र के समामेलन के द्वारा, क्षेत्र समामेलन के द्वारा। मान लो बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र को भारत ने अगर मिला लिया तो उस क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों को भारत की नागरिकता इन 5 तरीकों से प्राप्त हो सकती है। तो सी इसका राइट आंसर है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजन ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वैच्छिक रूप से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नागरिक नहीं होने से संबंधित है? तो आपको पता है भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। आर्टिकल 9 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसके भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है, दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। यह प्रावधान राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि संसद के पास नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है? हमने पहले भी इसे पढ़ा था, आर्टिकल 11, जिसके अंतर्गत संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की पूर्ण शक्ति देता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? हमने इसे पहले पढ़ा था कि भारतीय नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जाती है। तो दूसरे शब्दों में यह उन 5 तरीकों में से कौन सा नहीं है? पहला है जन्म, वंश, पंजीकरण। तो यह तीनों है। डी इसका राइट आंसर है। संपत्ति का स्वामित्व, इसके अंतर्गत सिटीजनशिप प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी देश का, मान लो भारत में कोई संपत्ति खरीदता हो या ज़मीन का मालिक हो तो यह आवश्यक नहीं कि वह भारत की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो। भारत की नागरिकता 5 तरीकों से ग्रहण की जा सकती है। पहला है जन्म, दूसरा है वंश, पंजीकरण के द्वारा, ठीक है, प्राकृतिकरण, और किसी शक्ति का अपने राज्य में मिला देना, यानी समामेलन के द्वारा, समामेलन के द्वारा, क्षेत्र समामेलन के द्वारा। तो यह 5 तरीकों से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो डी इसका राइट आंसर है, ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन हाउ मेनी ईयर्स मस्ट बी ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैव रिसाइडेड इन इंडिया। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? सवाल में कहा गया भारतीय मूल के लोगों को, यानी पंजीकरण के द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन से 7 वर्ष पहले भारत में रहना आवश्यक है। जो भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं वह रजिस्ट्रेशन के 7 वर्ष पहले तक, यानी उसे टोटल 7 वर्ष तक भारत में रहना आवश्यक है। यह अवधि भारतीय मूल के व्यक्ति पर भी लागू होता है। जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उन पर भी लागू होता है, और यह भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। तो राइट आंसर होगा सी। विच आर्टिकल गिव्स पार्लियामेंट द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप। कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति देता है? तो राइट आंसर होगा आर्टिकल 11। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप राइट इज डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल। ठीक है,
भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता अधिकार का बना रहना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 10 के अंतर्गत, अनुच्छेद 10 के अंतर्गत नागरिकता के अधिकार का संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन बना रहेगा। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। यानी मनमाने ढंग से नागरिकता छीना नहीं जा सकता है। बेसिकली यह अनुच्छेद इसी को प्रोटेक्ट करता है, तो बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? आपको पता है भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, इसकी अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? तो सिंगल सिटीजनशिप यह ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में क्या है? एकल नागरिकता है। इसका अर्थ है जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है वह किसी विशेष राज्य के अलग नागरिक नहीं है। ठीक है, ऐसी अवधारणा यूएसए में है। यूएस में क्या है? डुअल सिटीजनशिप है। डुअल सिटीजनशिप है, यानी उसमें देश की नागरिकता अलग होती है और राज्य की नागरिकता होती है। यहाँ डुअल नागरिकता हो जाती है। तो राइट आंसर होगा ए, इंग्लैंड। द प्रिंसिपल ऑफ डुअल सिटीजनशिप इज एक्सेप्टेड इन विच कंट्री? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा किस देश में डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो यह है अमेरिका में। अमेरिका में देश की नागरिकता भी होती है, कंट्री की भी नागरिकता होती है और स्टेट की भी नागरिकता होती है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। इंडियन सिटीजनशिप इज ग्रांटेड बाय होम? भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो भारत के नागरिकता का जो मामले होते हैं वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत देखा जाता है। गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसे निर्धारित किया जाता है। प्रमाण पत्र जारी करना, प्रमाण पत्र देना, प्रमाण पत्र जारी करना या आवेदन स्वीकार करना, आवेदन स्वीकार करना यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो कि नागरिकता के अधिनियम 1955 के तहत रेगुलेट होता है। तो सी इसका राइट आंसर है। ए सिटीजन ऑफ इंडिया विल लूज हिज और हर सिटीजनशिप इफ ही और सी? भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा। कब? ऑप्शन है भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश की नागरिक से विवाह करता है, या क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, सरकार की आलोचना करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। ठीक है, तो अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं तो इसमें क्या होता है? भारतीय नागरिकता स्वतंत्र समाप्त हो जाती है। भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। यह अनुच्छेद 9 के अंतर्गत होता है, आर्टिकल 9 के अंतर्गत। तो बी इसका राइट आंसर है। विच इज द कॉम्पिटेंट बॉडी दैट डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप? नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है? तो संसद एकमात्र ऐसा निकाय है जो नागरिकता से संबंधित शर्तें को निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। याद रखिएगा आर्टिकल 11 में, आर्टिकल 11 में नागरिकता के संबंधित जो संसद के अधिकार हैं उसको परिभाषित करता है। सी इसका राइट आंसर है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ सिटीजनशिप? संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो कई बार यह सवाल पूछा गया है। भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता से जुड़े हुए प्रावधान हैं, रूल्स हैं, जिसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है और यह संविधान में 1955 से लागू है, 1950 से लागू है। यह जो अनुच्छेद भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 है, यह 1950 से ही लागू है।
यानी संविधान के निर्माण से ही इसे लागू कर दिया गया था। तो बी इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 5 to 11 डील विथ विच सब्जेक्ट। अनुच्छेद 5 से 11 तक का संबंध किससे है? तो यह नागरिकता से है। याद रखिए, साथ में भाग दो और अनुच्छेद 5 से 11। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ पर्सन हु वॉलंटरली एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वैच्छिक रूप से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता समाप्ति से संबंधित है? ऑप्शन है आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10। आपको बताना है कौन सा इसका राइट आंसर है। तो आर्टिकल 9 के अनुसार कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो आर्टिकल 9 इसका राइट आंसर है। अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 ऑन विच ग्राउंड्स कैन इंडियन सिटीजनशिप बी टर्मिनेटेड। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता किन आधारों पर समाप्त किया जा सकता है? ऑप्शन है स्वैच्छिक त्याग के द्वारा, बर्खास्तगी के द्वारा, सरकार के द्वारा वंचित किए जाने पर या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता को त्याग देने पर उसके टर्मिनेशन के द्वारा या सरकार के द्वारा वंचित किया जा सकता है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सिटीजनशिप राइट ऑफ पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उन व्यक्तियों की नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत आए हैं? ठीक है, तो उन लोगों के लिए जो विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आए हैं, इससे जुड़े संविधान के प्रावधान आर्टिकल 6 के अंतर्गत हैं, जिसमें उनके निर्वास की शर्तें शामिल है। निवास की शर्तें शामिल है उन लोगों की नागरिकता देने के लिए जो भारत के विभाजन के बाद यहाँ बस गए थे। तो ए इसका राइट आंसर है। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द टर्म सिटीजनशिप मेंशन्ड। नागरिकता शब्द का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो राइट आंसर है भाग 2। द प्रोविजन दैट इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट्स ऑन द एक्वायरिंग फॉरेन सिटीजनशिप इन विच आर्टिकल। विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। तो यह प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया है? आर्टिकल 9 के अंतर्गत। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी व्यक्ति अगर विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसके भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। According to the Citizenship Act 1955, just before applying for registration, a person must have resided in India for how long? नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार पंजीकरण के लिए आवेदन करने से ठीक पहले व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष तक निवास करना आवश्यक है? तो यह है 7 वर्ष। बी इसका राइट आंसर है। Which of the following is a correct feature of citizenship in India? भारत में नागरिकता के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सही है? डुअल सिटीजनशिप हमने बताया था कि यह नहीं है। राज्य की एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप फॉर होल ऑफ इंडिया। आपको पता है भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, इसमें राज्यों के लिए अलग से नागरिकता प्राप्त नहीं की जाती है। तो यह जो प्रावधान है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो सी इसका राइट आंसर है। Which of the following is not a necessary condition for acquiring citizenship? नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन सी शर्तें आवश्यक नहीं हैं? पहला है जन्म, संपत्ति स्वामित्व, वंशानुक्रम या पंजीकरण। तो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है
इसका राइट आंसर होगा ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। कोई भी व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी खरीदता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह भारत का नागरिक हो गया। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्लियामेंट गिवन द पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है? तो यह है आर्टिकल 11। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के आधार पर कानून के द्वारा विनियमित करने की शक्ति है? आप देख सकते हैं कितने बार रिपीट हो चुका है, तो यह भी आर्टिकल 11 के अंतर्गत आएगा। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस रिगार्डिंग एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप आर कंटेंट इन विच एक्ट। संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो इसके लिए 1955 का अधिनियम माना जाता है, सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसके अंतर्गत नागरिकता का इसे प्रथम कानून माना जाता है। नागरिकता का प्रथम कानून है। यह अधिनियम 2019 में संशोधित किया गया था। दूसरा CAA जो आया था 2019 में, याद रखिएगा इसमें कुछ संशोधन किया गया था। भारत में नागरिकता के सभी कानूनी अधिकार इसी से उत्पन्न होते हैं, तो C इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन फॉर बिकमिंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का नागरिक बनने की शर्त नहीं है, तो C इसका राइट आंसर है संपत्ति अधिग्रहण। कई बार रिपीट हो चुका है। तो यह था RRB NTPC के पॉलिटी का यह 6 वीडियो, ऑल ओवर 6 वीडियो है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत जल्द और भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।